Electrical Network Analysis Lab, Lab number 4. Frequency Response of Series Parallel RLC Circuits. Objectives हैं इसके measure the current of a series parallel RL and RC network, Pythagorean relationship between the current of the network, measure the phase angle associated with the current of the network. इसको हम सिमुलेशन बेस ही लैब परफॉर्म करेंगे. हमने अभी तक जो पिछली सारी लैब्स की हैं उसमें हमने इम्पिडेंस का इफेक्ट देखा है. हम जब भी सर्किट को सॉल्व करते हैं, प्रीवियस लैब में भी हमने देखा, जब हम सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं तो हम जो है उसमें इम्पिडेंस को लेके ही उसके करंट और उसका वोल्टेज ड्रॉप जो है वो मेजर करें. अब आपके पास हम जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ दोनों को ही हम जो है इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे. इसकी कुछ हमारे पास यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टेंस भी आ रही है, रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अगर हमारे पास सर्किट में एक रेजिस्टेंस भी आ जाए और साथ कैपेसिटर या इंडक्टर या दोनों ही इन्वॉल्व हो जाएं, तो उसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के वेरी करने से सर्किट पे क्या इफेक्ट आएगा, ये सारी इस लैब में हम डिस्कस करेंगे. अब दूसरा ये सर्किट है. यहाँ पे इस सर्किट में हमारे पास यहाँ पे मेंशन किया हुआ है द वेरियस इम्पीडेंस शोन कुड ऑफ मैनी एलिमेंट इन अ वैरायटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नो मैटर हाउ वेरी द वेरियस एलिमेंट. मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बता दूँ. Z1, Z2 and Z4 basically Z1, Z2 and Z3 represent the total impedance for the branch. अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे रेजिस्टर है और पैरेलल में अगर हमारे पास कैपेसिटर, रेजिस्टर और कैपेसिटर की आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी जिसको हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं. रेजिस्टर के केस में अगर आप देखें तो उसका एंगल 0 है. इन केस ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसका एंगल हमारे पास -90 है. इन दोनों को आपने पैरेलल में सॉल्व करना है. अब ये दोनों क्या आ रहे हैं? पैरेलल में. लेकिन अगर हम जो प्रीवियस सर्किट है अगर हम उसको देखते हैं तो Z2 एंड Z3 पैरेलल हैं. अगर आप इन दोनों को जिस तरह हम सिंपली इसकी अगर आप सर्किट को सॉल्व करते हैं तो ये बिल्कुल सिंपली वैसे ही है जैसे आप रेजिस्टेंस के साथ सॉल्व करते थे. बट अब रेजिस्टेंस की जगह जहाँ पे कैपेसिटर आएगा या आपके पास इंडक्टर आएगा तो वहाँ पे उसकी रिएक्टेंस आ जाएगी. सो आपने उसको उसके रिस्पेक्ट से अब सॉल्व करना है. सो अगर आप यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे दो रेजिस्टेंस होती पैरेलल में तो आप उसको सिंपली जो है वो पैरेलली सॉल्व. अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सपोज कैपेसिटर है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है. सो आपने इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन होगा, जो भी वैल्यू आएगी वो Z1 के सीरीज़ में आ जाएगी. सो क्या हो जाएगी? ऐड Z1 प्लस Z2 पैरेलल टू Z3. हम यहाँ पे इसी इक्वेशन को देखते हैं. टोटल आपके पास जो है ZT इक्वल है Z1 पैरेलल Z1 प्लस Z2 पैरेलल ऑफ Z3. ये जो अभी हमने भी डिस्कस किया कि किस तरह ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो आपके पास आएगा. अब जो टोटल इसमें से करंट फ्लो करेगा IS इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू E ओवर ZT. E क्या है? जो हमारे पास इनपुट है. आपके पास जो इनपुट है E और Z ऑफ T जो भी हमने निकाला उसकी टोटल आपके पास जो इम्पिडेंस थी वो. अब फॉर्मूला बिल्कुल सेम है. हम जिस तरह बात करते हैं V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V ओवर R. और अगर हम पूरे सर्किट में बात करें तो हम R इक्विवेलेंट निकालते थे. अब उस R इक्विवेलेंट की जगह हम क्या करें, जहाँ पे क्योंकि हमारे पास या इंडक्टर आएगा या कैपेसिटर आएगा तो हमें उसको उसके रिस्पेक्ट से सॉल्व करना है.
तो वहाँ पे इम्पिडेंस आ जाएगी। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको फाइंड आउट कर रहे हैं जी ऑफ टी को, और फार्मूला सेम है टोटल करंट ई ओवर जी टी। I2 फाइंड आउट करना है। I2 आपके पास फ्लो कर रहा है इस ब्रांच में, सो ये है I1, दिस वन इज I2 करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे, Z3 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। सो Z3 डिवाइडेड बाय Z3 प्लस Z2 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। क्या आ गया आपके पास, I2 आ गया। अब हमारे पास ISP है जो कि इक्वलेंट है I1 के, I2 भी है, सो I3 हम डिटरमाइन कर लेंगे IS माइनस ऑफ I2, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, I3 की वैल्यू आ जाएगी। So Ohm's law provide the voltages V is equal to I1 Z1, V2 is equal to I2 Z2, V3 is equal to I3 Z3। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीप इन माइंड दैट द वोल्टेज एंड करंट्स आर फेजर क्वांटिटीज दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड एसोसिएट एंगल। सो इट मीन्स आप जहाँ पे भी वोल्टेज और करंट देखेंगे इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, वहाँ पे आपको इसके साथ इसका एंगल ज़रूर मेंशन करना है। मीन्स आपने जो इसका आप एंगल फाइंड आउट करेंगे वो आप मैग्नीट्यूड के साथ एंगल मेंशन करेंगे। अब आपके लैब टास्क की तरफ मूव करते हैं। प्रोसीजर RL सीरीज़ पैरेलल नेटवर्क है। सबसे पहले हम जो है वो रिस्पांस देखेंगे RL सीरीज़ पैरेलल नेटवर्क का। ये हमारे पास सर्किट है, बिल्कुल सिमिलर है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। यहाँ पे आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं और ये एक इंडक्टर है। इट मीन्स आपने सबसे पहले, अभी हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। सो आपके पास इंडक्टर और रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलली सॉल्व होंगे और उसके बाद आप इसका सीरीज़ रिलेशन बनाएंगे विद रेजिस्टेंस R1। सो यहाँ पे कैलकुलेशंस हैं, आपने Z ऑफ T निकालना है। जब हम Z ऑफ T निकालेंगे, Z ऑफ T से आपके पास टोटल करंट आएगा, फिर आप वहाँ से जो है वो आपके पास आप बाकी वैल्यू जो है उनको कैलकुलेट भी करेंगे और मेजर भी करेंगे, V2 पीक टू पीक एंड V3 पीक टू पीक। अभी हम कैलकुलेशन पार्ट पे रहते हैं, फिर हम इसको सिमुलेशन पे जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इसकी कैलकुलेशंस मैं आपको थोड़ी क्लियर कर देती हूँ। हमारे पास ये इसकी कुछ कैलकुलेशंस हैं। अब आपको क्लियर नज़र आ रही हूँ, ठीक है। अब हमारे पास रिलेशन सेम है, ZT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 पैरेलल टू आपके पास XL। बेसिकली अगर मैं मैनुअल कहाँ गया, सो R1 प्लस R2 पैरेलल टू XL, क्योंकि वहाँ पे ऊपर आपके पास मेंशन इसको विद Z किया हुआ था। सो यहाँ पे उन्होंने Z से इसको जो है वो कैलकुलेट कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, पैरेलल आपके पास आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाती है। ये बेसिकली जिनको अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो ये जिसको आप ईटा कहते हैं, ये जे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी आपके पास जो वैल्यूज़ होती हैं। सो R² XL प्लस R2 स्क्वायर XL प्लस R2 XL स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2² प्लस XL स्क्वायर। सो आप अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये इस तरह का एक इक्वेशन बन जाती है। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे R की, ये आपके पास आ गई।
या वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी पैरेलल जो आप सॉल्व करेंगे R2 पैरेलल ऑफ ZL। सो आपके पास आ जाएगा 489.88 नो ये आएगा 399.9 प्लस 489.88 ऑफ ईटा। सो आपने ZT फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, R1 को इसमें ऐड करना है। सो R1 आपके पास क्या है 470 ओम, सो 470 प्लस, अब ये क्या था कि ये रियल पार्ट है 470 भी आपके पास सॉरी रियल पार्ट है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये इमेजिनरी पार्ट है। सो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 869.9 प्लस 489.8 ऑफ ईटा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आप इन दोनों का, जिस तरह हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और उसका होल का आपके पास स्क्वायर रूट, इन दोनों का अगर आप इस तरह सॉल्व करते हैं। और एंगल निकालने के लिए tan इनवर्स y बाय x, tan इनवर्स 489.8 डिवाइडेड बाय 869.9। सो आपके पास मैग्नीट्यूड और उसके फेजर फॉर्म और उसका जो एंगल है वो दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने फाइंड आउट करना है आपकी जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है, हमने ZT निकाल लिया। ZT के बाद हम जो टोटल सर्किट में आपके पास करंट है वो निकालेंगे। सिंपल फार्मूला I = V/R। अब आपके पास टोटल इम्पीडेंस तो ये आ गई, जो आपने इनपुट दिया था वो था 8 वोल्ट पीक टू पीक विद एंगल 0। सो 8 एंगल 0 998 जो अभी हमने यहाँ से इम्पीडेंस निकाली एट एंगल ऑफ 29.38। इसको आप सिंपली सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। अगर जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में डिवाइड हो जाएगी। ओके, अगर आप 8 को डिवाइड करते हैं विद 998 और जो एंगल है क्योंकि ऊपर 0 एंगल है तो ये ऊपर जाके आपके पास -29.38 हो जाएगा। अब आपको फाइंड आउट करना है I2, V2, V1, V3। सो V1 तो हमारे लिए इजी हो गया बिकॉज IL किसके इक्वल है, तो फिर आपको दिखा दूँ। सो IS मीन्स टोटल जो करंट है वो इक्वल है I1 के। सो हम कहाँ थे, V1। ठीक है, 470 ओम मल्टीप्लाई बाय आपके पास करंट V = IR, तो V1 आ गया। I2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, I2 आपके पास आ जाएगा। I3 इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास I3 आ जाएगा। इसी तरह V = IR, V = IR के फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हैं वोल्टेजेस V2 एंड V3। सो ये था आपका यहाँ तक की कैलकुलेशंस। जी, हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ ISP बी कंपेयर विद द रिजल्ट ऑफ पार्ट IC। अभी हमने इसको अच्छा जी, आपने इन रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। ये V2 V3 है, व्हाट इज़ देयर रिलेशनशिप यूजिंग द NY किया आपके पास V2 V3 के रिस्पेक्ट से रीस्टेब्लिश द नेटवर्क ऑफ फिगर 4.3 with R1 connected as shown and make sure the peak to peak value of V2 and V3 with the oscilloscope by connecting the ground terminal of the spoke channel to point band
द हाई एंड ऑफ द चैनल टू पॉइंट ए। सो आपने जो है वो V2 और V3 कैसे मेजर करना है वो यहाँ पे आपको बताया कि आपने ऑसिलोस्कोप को किस तरह अटैच करना है कौन कौन से पॉइंट्स पे। आपने ऊपर कैलकुलेट किया है I2, I3, I1। आपने वेरीफाई करना है क्या ये जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई करता है जो आपके पास ऊपर जो वैल्यूज़ आई हैं जो आपने खुद कैलकुलेट किया है I1 या IS, उसके साथ ये वेरीफाई करता है कि नहीं। अब जो नेक्स्ट है वो है फेज़ एंगल। सो उसमें हम क्या करते हैं D1, D2 क्या बताता है हमारे पास दो तरह से सिग्नल होते हैं, एक ओरिजिनल सिग्नल, फेज़ एंगल बिटवीन E एंड V2 एंड ठीक है, आपने E एंड V2 के दरमियान जो है वो आपने फेज़ एंगल बताना है। सो आप क्या करेंगे, E आपके पास रेफरेंस वोल्टेज है, रेफरेंस वोल्टेज का कंप्लीट साइकिल मींस के आपके पास कंप्लीट साइकिल से मुराद ये है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल कितने हॉरिजेंटल बॉक्सेस में आ रहा है। ठीक है, ये हमने पहले लैब में हमने ये कैलकुलेट की नहीं है कितने बॉक्सेस में आ रहा है V2। उसके बाद जो आपके पास D2 है, D2 कैसे निकालेंगे, E जो आपका मैसेज है जो सॉरी आपकी इनपुट है, इनपुट और V2 के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितने बॉक्सेस हॉरिजेंटली कवर कर रहा है। ठीक है, D1 क्या है जो इनपुट वोल्टेज है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव कितने हॉरिजेंटल बॉक्सेस कवर कर रहा है, D2 क्या है E एंड V2 के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है जो लीडिंग और लैगिंग का जो भी डिफरेंस है वो कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करना है D2/D1 मल्टीप्लाई बाय 360, तो आपके पास क्या आ जाएगा θ2। सेम हम इसके लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक आपके लिए इशू हो सकता है, फाइंड द फेज एंगल बिटवीन द E एंड I1। बट ऑस्किलोस्कोप पे आपके पास करंट की वेव नहीं आती, आपके पास आता है वोल्टेज। बट इन केस ऑफ रेजिस्टेंस आपके पास वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं। सो इट मीन्स जो आपके पास V1 है और जो आप जो इसका एंगल फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे बिटवीन द E एंड V1, क्योंकि जो V1 का एंगल होगा वही I1 का होगा। सो V1 और I1 इन फेज होते हैं इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। दैट्स वाई हम यहाँ पे I1 का जो एंगल और E का एंगल फाइंड आउट करने के लिए V1 यूज़ करेंगे। अब आपके पास ये जो हैं ये दोनों सेम आएंगे। अब यहाँ पे आपने फेज़र डायग्राम ड्रॉ करनी है। फेज़र डायग्राम आई होप आप लोगों को याद हो, ये आपके पास फेज़र डायग्राम है। ठीक है, आपके पास जो आपने इनपुट वोल्टेज दिया था वो क्या था आपके पास विद एंगल 0, और जो आपके पास वोल्टेज आ रहा है वो आपके पास जिस एंगल पे होगा आपने वो ड्रॉ करना है। IS जो करंट आ रहा है वो जिस एंगल पे होगा आपने वो ड्रॉ करना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू E।
पार्ट 2 है इसका, RC सीरीज़ पैरेलल नेटवर्क। अब आपने पहले जो है वो सॉल्व किया था फॉर इंडक्टर, अब बिल्कुल सेम वैसे ही कैलकुलेशंस करेंगे आप फॉर कैपेसिटर। ठीक है जी, आपने उसी तरह मैग्नीट्यूड इसकी कैलकुलेट करनी है। मैं आपको इसकी भी कैलकुलेशन दिखा देती हूँ। दिस वन, आई होप कि अभी आपको ये क्लियर हो गया हो। सो यहाँ पे आपने उसी को सॉल्व करना है। यहाँ पे जी नोट रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है R2 का और XC का। एक चीज़ अगर आपने नोट की हो कि इन केस ऑफ इंडक्टर प्लस ऑफ XL आता है, और इन केस ऑफ आपके पास कैपेसिटर माइनस वैल्यू आती है। इसकी रीज़न मैंने आपको जो है लैब में एक्सप्लेन की थी, हमने पहले जब कैलकुलेशंस की थी उसकी। सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास XC किसके इक्वल होता है, आपके पास 2πfc। यहाँ से आपने XC की वैल्यू निकाल ली। रेजिस्टेंस आपके पास क्या है, 1K। सो 1K माइनस ऑफ 796.19 ऑफ ईटा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वही इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और आपके पास स्क्वायर रूट, और आपके पास जो है वो एंगल निकालने के लिए क्या होगा, माइनस ऑफ y बाय x, सॉरी tan इनवर्स माइनस y बाय x। तो ये आपके पास इसका एंगल आ जाएगा। इस तरह आपके पास ZT आ जाएगा, और ZT अगर आ गया तो वहाँ से आप क्या करेंगे, सॉरी I निकालेंगे। I निकालने के लिए E ओवर ZT। सो जो हम इनपुट दे रहे थे वो 8 एंगल ऑफ 0, बिल्कुल सेम ऐसे ही आ गया। V ऑफ T 924, वही जो अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया। अब इसमें भी बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये एंगल 0 पे है, ये डिवाइड होंगे, ये एंगल ऊपर जाके आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ से फिर हम फाइंड आउट करेंगे VR1। VR1 क्या है हमारे पास, VIR IT इज इक्वल टू I1, सेम वही वोल्टेज हमारे पास और रेजिस्टेंस की वैल्यू के साथ से मल्टीप्लाई किया। VR1 आ जाएगा, VR2 आ जाएगा, और VR3 जो कि अक्रॉस द कैपेसिटर होगा। I2 फाइंड आउट करना है तो सेम XC ओवर R1 प्लस XC मल्टीप्लाई बाय I1। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, I2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। आई होप कि ये अब आपको जो इसकी कैलकुलेशंस हैं वो क्लियर हो गई हों। सो Z ऑफ T फाइंड आउट करना है, इसको कैलकुलेट करना है, इसका वोल्टेज, करंट, और उसी तरह आपने इस एक्सप्रेशन को वेरीफाई करना है, बिल्कुल सेम वही है। आपने इसके एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, θ1 θ2। आपने इसका पार्ट 3 नहीं करना। नेक्स्ट है इसकी जो आपकी असाइनमेंट का पार्ट है। असाइनमेंट पार्ट है, डिटरमाइन द फेज एंगल बिटवीन E एंड IS फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर 4.3 एंड कंपेयर टू द मेजर वैल्यू ऑफ पार्ट I1। जी, इसका 4.3 ये रही आपकी 4.3। असाइनमेंट आपकी रिलेट कर रही है जो हमने पीछे जितने भी टास्क किए हैं उसी से रिलेटेड। आपके थीटास आ जाएंगे। आप फिगर 4.4 के लिए भी आपको इसको कंपेयर करना है। 2 पार्ट आपने इस असाइनमेंट के करने हैं, प्रॉब्लम का 1 एंड 2। अब हम इसको जो है वो सिमुलेशन पे करके देखते हैं कि सिमुलेशन पे जो है वो आपने किस तरह इसकी मेजरमेंट्स करनी है।
कि हम मल्टीसिम ओपन करेंगे। ये हमारे पास मल्टीसिम ओपन हो गया है। इसमें से कोई एक सर्किट हम देख लेते हैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए। अगर आपको जो है वो फेज़र एंगल फाइंड आउट करने में कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप लोगों के जो है वो दोबारा से उसको रिवाइज़ करने के लिए वीडियो लिंक जो है वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में जो है वो ऐड कर दूँगी, ताकि आप लोग जो है उसको दोबारा एक दफ़ा अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप उससे इस फेज़ एंगल के लिए वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। फोर 470 ओम, ओके। नेक्स्ट हमें क्या वैल्यू चाहिए है 1K 1K उसके बाद हमें इंडक्टर की वैल्यू चाहिए है 10 मिली हेनरी। 10 मिली का ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ग्राउंड चाहिए ये हम ग्राउंड ऐड कर देंगे। अब हमने वैल्यू सेट करनी है फ्रीक्वेंसी यहाँ डिफाइन किया होगा 10 किलोहर्ट्ज़ 8 वोल्ट पीक टू पीक। तो यहाँ हम सेट करते हैं 10 किलोहर्ट्ज़
इसको रन करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये बेसिकली टाइम पर डिवीजन है और ये उसका वॉट पर डिवीजन है, जिस तरह आपके पास नॉर्मल ऑसिलोस्कोप में होता है। ठीक है, अब हमारे पास 8 वोल्ट पीक टू पीक करना था, तो हमने यहाँ पे 8 वोल्ट पीक टू पीक ये सेट कर लिया। पीक को क्या है, .919, तो राउंड अबाउट आपके पास 8 वोल्ट तो भी यहाँ पे आप तो बंद करते हैं। जी, अभी जो मैं आपको बताना चाह रही थी उसका फेज़ एंगल का, सपोज मेरे पास ये जो है ये है आपके पास ई जो हमारे पास इनपुट सिग्नल है। सो ये इनपुट सिग्नल हमारे पास हॉरिजेंटली कितने बॉक्सेस कवर कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट करें। सो 1 2 से 2 बॉक्सेस, फिर आपने देखना ये डिफरेंस ये डिफरेंस कितने बॉक्सेस में आ रहा है। ये कुछ उस बॉक्स का आगे पास अगर आप यहाँ देखें कितनी डिवीजन्स हैं, सो आपको डिवीजन से आइडिया हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, सो आप उसको से डिवाइड करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पॉइंट्स में कोई वैल्यू आएगी, दोनों को डिवाइड करके D2, ये जो डिफरेंस है ये D2 है, ये जो कंप्लीट आपके पास साइकिल है वो D1 है। तो D2 बाई D1 मल्टीप्लाई बाई 360। तो ये आपके पास आ रहा है एक चैनल पे, ये सिग्नल्स टेबल हम इसको हम इसको
सो ये तकरीबन हमारे पास 4.8 कुछ वैल्यू आ रही है अक्रॉस द इंडक्टर। इसका वोल्टेज आ रहा है। फेज़ जिस तरह फाइंड आउट करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम जो है इसको चेक करते हैं। हमारा जो ये आ रहा है 4.2 और जो हमारा कैलकुलेटेड था वो आ रहा है 3.76 कुछ। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। आपने फेज़ फाइंड आउट करने के लिए इसको ई के साथ दोबारा से ही जो इसका इनपुट वोल्टेज है वो आपने करना है। आपने वोल्टेज ऐसे मेजर कर लेना है। बाकी सारी आपकी कैलकुलेशंस हैं जो कि आप को मैंने जो है एक्सप्लेन कर दी हैं कैसे होंगी। फेज़ एंगल के लिए जो है वो मैं फिर से वीडियो लिंक जो है वो ऐड कर दूँगी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो फेज़ एंगल फाइंड आउट करने में। तो आपकी लैब नंबर 4 कंप्लीट हो गई है। इसकी 2 प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपकी एज अ असाइनमेंट काउंट होंगी। थैंक यू।